Hello bachcho, let's read the question. The question says DNA replication is option 1 conservative and discontinuous, option 2 semi-conservative and discontinuous, option C semi-conservative and semi-discontinuous, option 4 semi-conservative only. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डीएनए रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन. द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं. अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मेसेल्सन एंड स्टाहल ने ऑन ई कोलाई. तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया था, ई कोलाई को ग्रो किया था ऑन NH4Cl containing medium. E. coli was grown on NH4Cl मीडियम और इस मीडियम में जो नाइट्रोजन था हैवी नाइट्रोजन को यूज किया गया था विच वॉज N15 वॉज यूज. इस N15 कंटेनिंग मीडियम में जब इकोलाई को ग्रो किया गया और न्यू जनरेशंस बनी तो न्यू जनरेशंस में ये N15 नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया. N15 incorporated in new generations of E. coli. अब ये N15 नाइट्रोजन क्या है, ये हैवी फॉर्म है नाइट्रोजन का और इसे हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द नॉर्मल N14 नाइट्रोजन. इट कैन बी distinguished from the normal N14 नाइट्रोजन. और इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड. मेसेल्सन एंड स्टाहल ने जब N15 कंटेनिंग NH4Cl मीडियम में इकोलाई को ग्रो किया एंड न्यू जनरेशन को ऑब्टेन किया तो कुछ समय बाद उस न्यू जनरेशन को ट्रांसफर किया गया ऑन N14 कंटेनिंग मीडियम. इकोलाई was transferred on medium containing N14 और इसके बाद मेसेल्सन एंड स्टाहल ने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर सैंपल्स लिए. टुक सैंपल्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. तो इनिशियली क्या था NH4Cl जिसमें N15 यूज किया गया था इस मीडियम में इकोलाई को ग्रो किया था. तो जो इकोलाई इन दिस मीडियम है वो कुछ इस तरीके से था जिसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स में N15 फॉर्म प्रेजेंट है. जब न्यू जनरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोलाई को ट्रांसफर किया गया ऑन NH4Cl बट विद N14 यानी कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि पहले क्या था हमारे पास N15 कंटेनिंग डीएनए था. अब इसके बाद जो हमारी न्यू जनरेशन बनी इन N14 मीडियम उसमें एक स्ट्रैंड थी जिसमें N14 नाइट्रोजन प्रेजेंट था एंड दूसरी स्ट्रैंड थी जिसमें N15 नाइट्रोजन प्रेजेंट था. तो दिस इज द स्ट्रैंड जिसमें N15 प्रेजेंट है एंड दिस इज द स्ट्रैंड जिसमें N14 प्रेजेंट है. तो यहां से क्या हुआ, हमने देखा कि जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली कंजर्व नहीं हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में, वो सेमी कंजर्व हो रही है. यानी कि एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड है और एक स्ट्रैंड कैसी है, पेरेंटल स्ट्रैंड है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन नेचर है सेमी कंजर्वेटिव, इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. अब डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होती है ये देखते हैं.
डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ओराई भी कहा जाता है। ओराई साइट पर एक स्मॉल ओपनिंग बनती है बाय द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। यहाँ क्या होती है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, एंड इस अनवाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए में अनवाइंडिंग करके एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट कर लेता है, एक स्मॉल ओपनिंग बन जाती है, एंड क्या फॉर्म होता है? एक रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म हो जाता है। और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो पॉलीमराइजेशन करता है एंजाइम, पॉलीमराइजेशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस की। तो रेप्लिकेशन फॉर्क जब बनता है तो प्राइमर्स अटैच होते हैं, एंड देन उन प्राइमर्स की हेल्प से पॉलीमराइजेशन इनिशिएट होती है बाय डीएनए पॉलीमरेज। यहां हम बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं वो ऑपोजिट पोलैरिटी को एग्जिबिट करती हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सिमिलरली जो दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी है इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। इस रेप्लिकेशन फॉर्क में प्राइमर्स अटैच होंगे और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन को एक ही डायरेक्शन में कैरी आउट करता है विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि इसी डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो एक स्ट्रैंड में यानी कि दिस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन होगी, कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होगी इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस स्ट्रैंड में क्या हो रही है? कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। लेकिन अगर हम दूसरी स्ट्रैंड की बात करेंगे यहाँ पर, तो दूसरी स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में पॉलीमराइजेशन कैरी आउट होती है बाय अटैचिंग ऑफ प्राइमर्स। तो इस तरीके से कुछ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन कैरी आउट होगी, एंड इस तरीके की रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो हमने क्या देखा कि एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है एंड दूसरे स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है। जिस स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है उसमें इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किया जाता है बाय लाइगेज एंजाइम, एंड इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। एंड इस तरीके की रेप्लिकेशन क्या है? इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है, दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इनमें से हमारा ऑप्शन सी 3 करेक्ट हो जाएगा, दैट सेज सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।